गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनो, ओ एफआर की प्लेलिस्ट एक बार भेजना मेरे को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग अमृतांश, गुड मॉर्निंग सूर्यांश, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग आरवी। सो yesterday we started with 109, करेक्ट? एंड हमने इसमें फ्लो सेट किया था एक अपना, और फ्लो में हम यहां पर थे, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। यस नो? तो सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको बोला था सबसे पहले वी विल डिसाइड व्हाट अंडरस्टैंड सॉरी वी विल डिसाइड वी विल अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला क्या आया था? बोले यार सर, अपने को सबसे पहले समझना था दैट वाज कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैश फ्लोज बाय ट्रेडिंग क्या होता है, और बिजनेस मॉडल क्या होता है। ठीक है? टाइप्स में बिजनेस मॉडल की जो टाइप्स थे उसमें था होल्ड करना या ट्रेड करना या फिर से ट्रेड करना। सेकेंडली मीजरमेंट प्रिंसिपल, तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू, करेक्ट। फिर हमें ये देखना था कि किस मेथड ऑफ अकाउंट, कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग अवेलेबल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो मैंने बोला था कि कॉस्ट के लिए कॉस्ट मेथड अगर आप लगाते हो, कॉस्ट मेजरमेंट प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो, तो आपके पास अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है। फेयर वैल्यू के लिए आपके पास एफबीटीपीएल, एफबीओसीआई, और एफबीओसीआई के अंदर रिक्लासिफाइबल, नॉन रिक्लासिफाइबल है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हमने देख लिया था कि एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट in relation with financial instrument, correct? it may add, it may less, but याद रखना अगर कोई इक्विटी रिलेटेड है तो वो एडजस्ट कहाँ होगी? रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट होगी, करेक्ट? हाँ सर, यहां तक हमने कर लिया था। फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया था कि बीएम मॉडल डिसाइड होगा, बिजनेस मॉडल डिसाइड होगा, और उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे, और यहीं रुक गए थे। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट से, करेक्ट? आगे बढ़ जाएं? जी सर। तो सबसे पहले इसी के आगे लिखते हैं कि अब हम मुझे बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करना है। तो बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करने से पहले आई विल चेक वेदर द SPPI test is meet or not. Sir, what is SPPI test? SPPI test is nothing but contractual cash flow. मैंने आपको एग्जांपल दिया था contractual cash flow का कि भाई साहब, आपकी कंपनी, आप एक एंटिटी हैं, आपको डिबेंचर इशू किए गए, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर किया है, करेक्ट? नाउ ये जो एसपीपीआई टेस्ट है या कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट है, ये टेस्ट सेटिस्फाई तभी होगा जब आप सारे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज रिकवर कर लो। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कोई किया है, मतलब बेसिकली वो आपके लिए क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट। तो ये फाइनेंशियल एसेट के सारे कैश फ्लोज को अगर आपका रिकवर करने की इंटेंशन है, मतलब आपको सारे कैश फ्लोज रिकवर करने की इंटेंशन है, इसका मतलब आपका एसपीपीआई टेस्ट मीट हो जाएगा। Am I clear? Please confirm in the chat box so that I could move ahead. Yes. Now, so first check SPPI test is satisfied now. SPPI test is satisfied अगर yes है, if yes, so basically SPPI test is satisfied, तो उसमें दो क्राइटेरिया, या तो ऑप्शन होगा yes या होगा no. yes, then check बिजनेस मॉडल, या फिर नो। बहुत क्लियर। या तो एसपीपीआई टेस्ट मीट हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिकवर कर रहे हैं आप, या फिर नहीं कर रहे हैं, करेक्ट? नाउ अगर यस है तो इसके अंदर दो ऑप्शन है। इसका मतलब आपकी एंटिटी का इंटेंशन या तो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने का है, होल्ड आप करोगे तभी तो आप सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज रिकवर कर पाओगे। एम आई क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ। और या फिर होल्ड करना है एंड ट्रेड करना है, मतलब
एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि अभी मैं होल्ड कर रहा हूं, जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं इसको सेल ऑफ, मतलब इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर को बेच दूंगा। करेक्ट नाउ, तो हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करना। बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड। मैंने याद है आपको 3 बिजनेस मॉडल बताए थे, और दूसरा था बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड और ट्रेड। और ये वाला क्या होगा? नो है, इसका मतलब आपका बिजनेस मॉडल पता क्या है? सिर्फ ट्रेड करना, अभी खरीदा अभी बेच दिया, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट नाउ, if entities intention to hold financial assets till date of maturity, that is intention is to collect, मतलब कि इंटेंशन क्या है? कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज ओनली। इंटेंशन अगर ये वाली है तो कैन आई से एसपीपीआई टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, पास्ड और सेटिस्फाइड। करेक्ट, देन बिजनेस मॉडल क्या हो जाएगा हमारा? इज टू होल्ड। बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड। करेक्ट नाउ, बिजनेस मॉडल अगर होल्ड करना है तो इंड एस 109 बोलता है कि अगर आपकी एंटिटी का बिजनेस मॉडल होल्ड करना है और एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया है, सो इट मींस यू हैव टू फॉलो मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट। then measurement principle should be cost and method of accounting कौन सा लगेगा? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। वाई? बिकॉज मेथड किस पे डिपेंड करेगा? मीजरमेंट प्रिंसिपल। मीजरमेंट प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करेगा? सर बेस्ड ऑन द बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल तब जब एसपीपीआई टेस्ट मीट है। ओके गॉट इट। सर इसके कुछ एग्जांपल होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे। एग्जांपल्स लोन गिवन, आपने लोन दिया तो कहना इसे आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया, मतलब कहना इसे जब आप, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? मैंने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है ना। इट इज जस्ट लाइक कि जब आप कहीं पे रेंट से रहते हो, याद है? तो रेंट से रहते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आपको इनिशियली कुछ डिपॉजिट देना होता है, जब आप वो प्लेस छोड़ोगे तो वो डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाएगा। सो कहना इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ऑल्सो फाइनेंशियल एसेट। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर if business model is to hold। इन्वेस्टमेंट भले ही डिबेंचर में किया है, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल क्या है? होल्ड करने का। बोलो तुमको ये समझ में आया? कृष्णा, सूर्यांश, अमृतांश, खुशी, आरवी, ये तुम क्लास प्लस वालों, तुमको समझ में आया कि नहीं? कृष्णा आपको जूम पर? ओके हो गया ये कॉपी? नाउ चार्टेड लिसन। रेज्ड हैंड, कृष्णा रेज्ड हैंड। यस कृष्णा, कोई डाउट है? यू कैन मैसेज इफ देयर इज डाउट, और should I move ahead?
यस बोली. If entities intention is to hold the financial asset for some time, कुछ टाइम तक के लिए होल्ड कर रहा है भाई वो, टिल द डिजायर्ड मार्केट प्राइस इज नॉट अचीव. जब तक कि उसकी जो इच्छा है, डिजायर है, वहां तक मार्केट प्राइस नहीं पहुंच रही, तब तक उसे होल्ड करके रखा है. जैसे ही वो पहुंचेगी उसको वो ट्रेड कर देगा, सेल कर देगा. करेक्ट. मतलब कि इंटेंशन क्या है यहां पे? दैट इज इंटेंशन is to collect contractual cash flows, contractual cash flows for some time, then sell it to take benefit of market price. Then बिजनेस मॉडल क्या हो गया हमारा? बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड और ट्रेड. होल्ड और ट्रेड. देन मीजरमेंट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? मीजरमेंट प्रिंसिपल आपको अलाउ करता है ईदर यू कैन गो विथ कॉस्ट और फेयर वैल्यू एज यू लाइक. शुड बी कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो. दोनों में से क्या कर सकते हो? कोई भी ले सकते हो. ठीक है. एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग equals to fair value through OCI reclassifiable. Example, investment in debenture if business model is to hold or trade. क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट यू वरी अबाउट इट. बस आपको मेजरमेंट प्रिंसिपल कौन सा यूज करना है और कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगाना है, ये. ओके, एम आई क्लियर? यस और नो? गॉट इट सर. इसमें किसी कोई डाउट? कुछ लिखना रह गया हो तो मेरे को बताओ, सो दैट आई गिव यू टाइम. राइट, कॉपी. देखो ये
इसमें क्लियर? डन? लिख के हो जाए मेरे को बताना, आई एम वेटिंग, सो दैट फिर हम बिजनेस मॉडल जिसका ट्रेड का है वो लिखें. नाउ हो गया. पीडीएफ शेयर कर देना सर आज वाली भी पूरी. ओके, आई विल. बिजनेस मॉडल अगर ट्रेड करने का है दोस्तों, ध्यान से, सो इफ एंटिटीज मतलब कंपनी की इंटेंशन क्या है, इज टू ट्रेड, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ना, इज टू होल्ड फाइनेंशियल असेट ओनली फॉर ट्रेड पर्पस only, that is intention is to collect cash flow from sale of फाइनेंशियल एसेट. मतलब मुझे बताओ क्या यहां इंटेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने की है? आंसर इज नो. करेक्ट? नो, ओनली टू टेक benefit of market price, then business model is to trade. Then measurement principle is should be fair value and मेथड ऑफ अकाउंटिंग में दो ऑप्शन है. मेथड ऑफ अकाउंटिंग इक्वल्स टू फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस एफबीटीपीएल, और you can use fair value through OCI non reclassifiable. Oh, example. Example, यार इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, if not opted for FVTPL means
हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, एफ बी ओ सी आई एन आर, क्योंकि हमने एफ बी टी पी एल वाला मेथड ऑप्ट नहीं किया है। या फिर मैं बोल दूं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, डेरिवेटिव्स हमारे लिए अगर पोटेंशियली फेवरेबल है, मतलब फाइनेंशियल असेट, तो इस केस में ओनली एफ बी टी पी एल। एम आई क्लियर? So this was your entire method of accounting, selection of accounting, कि किस तरह से आपको मेथड एंड सिलेक्शन करना पड़ेगा। करेक्ट सर, यहां एफ बी टीपीएल और एफ बी ओसीआई एनआर दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। जनरली इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट जो करते हो, बीइंग अ कंपनी, आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया और आपकी इंटेंशन क्या रहती है, ट्रेड की। वाई? बिकॉज वहां कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट नहीं करते आप। तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, एफ बी ओ सी आई एन आर। ठीक है, नाउ चार्ट, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, है ना। इसी में अगर मैं जिस्ट तैयार करूं, समरी, राइट, तो राइट एग्जाम्पल्स का एक समरी तैयार करूं, तो आप ध्यान से देखोगे लोन गिवन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। यहां आपने क्या किया, चेक किया बिजनेस मॉडल क्या है, बोले सर होल्ड करने का है। गुड, तो आपको पता चल गया मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी, बोले हाँ सर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, इजी। हाँ, बट अगर मैं यहां बात करूं इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में, सबसे पहले यू विल चेक एसपीपीआई टेस्ट, करेक्ट। यार ये टेस्ट पास नहीं हुआ, नो, तो चले गए एफ बी फेयर वैल्यू मेथड में अप्लाई, फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है, फेयर वैल्यू मेथड, जस्ट अ मिनट, लेकिन अगर ये टेस्ट पास हो गया तो फिर हमने चेक किया क्या, इज बिजनेस मॉडल टू होल्ड, उसमें भी हमने चेक किया यस, अप्लाई अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, करेक्ट। ये किसका है, होल्ड एंड ट्रेड वाला, ठीक है। लेकिन अगर ये निकला क्या, नो, नो, बिजनेस मॉडल होल्ड करना नहीं है,
तो क्या होगा? अच्छा, फेयर वैल्यू में कितने ऑप्शन थे सर? 2 ऑप्शन थे। OCI, आर, या फिर FB TPL। करेक्ट। आपको कौन सा ऑप्ट करना है? ए डन। क्लियर? यही अपन ने लिखा था, देखो सेकंड वाले में, OCI आर, और चाहे तो हम FBTPL भी यूज कर सकते हैं। डोंट यू वरी अबाउट इट। ओके, ये यू अंडरस्टूड। ये बना लो, ये फ्लो चार्ट बना लो आप, बहुत काम आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। एक चीज और, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर है, बोलता है यहां पे आपका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेने की कोई इच्छा नहीं है, तो अप्लाई करोगे आप क्या? फेयर वैल्यू OCI नॉन रिक्लासिफाइबल, एल्स क्या अप्लाई करोगे? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। नोट, if entity's choice is FBOCI NR, then it, एक बार अगर आपने FBOCI नॉन रिक्लासिफाइबल चॉइस में मेथड ले लिया तो फिर आप वापस नहीं जा सकते, कैन नॉट रिवर्ट बैक टू FBTPL। कॉपी इट, फटाफट से कॉपी कीजिए। डन डन। अच्छा, याद रखना याद रखना क्या बोले सर? सर सर SPPI टेस्ट अगर मीट हो गया तो चेक करना है बिजनेस मॉडल टू होल्ड, ठीक है, वो भी मीट हो गया तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। करेक्ट। बट SPPI टेस्ट मीट हो गया, बिजनेस मॉडल होल्ड करने का नहीं है, होल्ड और ट्रेड करने का है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी देख के आप बेच दोगे, तो भाई उस केस में FBOCI आर, यस आर, करेक्ट, यस नो आर, करेक्ट। हाँ, बट चार्टर्ड्स, इसका भी मैं हाइलाइटर चेंज कर देता हूं ना, ठीक है। नाउ लिसन यार, SPPI टेस्ट ही मीट नहीं हुआ, FBTPL। ओ, क्योंकि आपकी इंटेंशन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने की नहीं है। ओके, और ये जो नोट है, ये जो नोट है, ठीक है, ये नोट क्या बोलता है? बोले सर अगर आपके पास ऑप्शन है FBOCI NR का और आपने चॉइस ले लिया है FBOCI NR, तो फिर आप FBTPL पे वापस जा नहीं सकते। ओके। अच्छा, एक और चीज यहां भी एक बात और लिख लें अपन ACM के नीचे,
subject to SPPI test is passed, else FBTPL. करेक्ट? यस, नो? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, होल्ड करना है इंटेंशन, ठीक है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग ACM, लेकिन ये होल्ड करना है, इसके पहले हमें क्या चेक करना है? SPPI टेस्ट. SPPI टेस्ट पास है और फिर हमारा इंटेंशन क्या है कंपनी का? इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करने का, तो मेथड हो जाएगा अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड. हमारा इंटेंशन है होल्ड करना एज वेल एज ट्रेड करना, ठीक है, एंड SPPI टेस्ट मीट हो चुका है, तो वी कैन अप्लाई फॉर FBOCI R. करेक्ट? बट चार्टर्ड SPPI टेस्ट ही मीट नहीं हुआ, FBTPL. ओ, ठीक है, SPPI टेस्ट हम चेक ही नहीं करेंगे, कब? जब हमारी इंटेंशन ही ट्रेड करने की है. ओ, तो फिर वहां पे चॉइस है FBOCI NR और FBTPL. बस याद रखना, ये नोट था, जहां जहां FBTPL का ऑप्शन है, FBTPL वाला ऑप्शन है, ये इसकी जगह पे आपके पास इंडिया 109 बोलता है, आप चाहो तो FBOCI NR भी यूज कर सकते हो, ये वाला मेथड भी लगा सकते हो. बट एक बार आपने FBOCI नॉन रिक्लासिफाइबल वाला मेथड यूज किया तो फिर आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते फेयर वैल्यू थ्रू P और L पे. करेक्ट? तो यहां पर ध्यान से देखना, एक और नोट लिख लेना. नोट, एंटिटी हैज choices in case of FBTPL to use FBOCI NR, but once entity started using FBOCI NR, it cannot revert back to FBTPL. Correct? Correct? ये अंडरस्टूड? ये इसके लिए मैंने चॉइस लिख दी, वही चीज है जो यहां लिखी है, सिंपल. मतलब जहां जहां FBTPL का चॉइस है वहां FBOCI NR भी यूज किया जा सकता है. ओके, करेक्ट? सो बेसिकली मेथड ऑफ अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले हमने समझा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल कितने होते हैं, फिर हमने चेक की एंटिटी की इंटेंशन कि वो कैश फ्लो को पूरा कलेक्ट करना चाहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को पूरा कलेक्ट करना चाहते हैं, या कलेक्ट तब तक करना चाहते हैं जब तक कि डिजायर्ड मार्केट प्राइस अचीव ना हो जाए, या फिर कलेक्ट करने की इंटेंशन ही नहीं है, अभी खरीदा तुरंत बेचा, मतलब ट्रेड करने की इंटेंशन है. उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा अकाउंटिंग मेथड क्या होने वाला है. ओके, तो उसकी भी एक समरी बना लेते हैं जिसको आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होगी. सो हमारा इंटेंशन क्या था? सबसे पहले व्हाट वी डिड फर्स्ट, वी हैव गॉन थ्रू मीनिंग ऑफ टू थिंग्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस, टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस हमने समझा, और टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल देखा. करेक्ट? नाउ इस टाइप पे निकले हमारे पास 3. राइट? एक था होल्ड और ट्रेड और ट्रेड. करेक्ट? सो ये था मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस
यहां पे था ट्रेडिंग इन कैश फ्लोज और बोथ। यहां इंटेंशन थी होल्ड, यहां क्लियरली ट्रेडिंग की इंटेंशन थी ट्रेड, और यहां इंटेंशन थी होल्ड और ट्रेड। करेक्ट। सो बेसिकली ये था मेरा सेकंड इंटेंशन ऑफ कैश फ्लोज। करेक्ट। थर्ड, डिसाइड मेथड। और मेथड अगर मैं डिसाइड करने जाऊं तो अगर होल्ड करने का था एसीएम, ट्रेड करने का था एफबीटीपीएल या फेयर वैल्यू मेथड, और फेयर वैल्यू मेथड दोनों में आएगा। करेक्ट। करेक्ट। इस फेयर वैल्यू मेथड में दो, ओसीआई, एफबीटीपीएल। ओसीआई कब? जब डेट वगैरह है रिक्लासिफाइबल, इक्विटी शेयर्स में है तो नॉन रिक्लासिफाइबल। वंस ऑप्टेड कैन नॉट रिवर्ट बैक। एम आई क्लियर? ओ हो सर, क्या समरी बनी है। सही है यार सर, दिस इज रिसर्च। आई वो जस्ट वांट कि भाई ये थ्योरेटिकल पार्ट है इस इंडेक्स का, बट ये भी अपने को क्लियर होता कि अपन क्वेश्चंस पे मूव अहेड कर सके। और तीसरे पार्ट के बाद अपने पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चन है, मतलब अगले इस इस इंडेक्स में अपने को 6 पार्ट्स पढ़ने हैं। करेक्ट है ना? तो अगर जैसे मैं बात करूं ना, 6 पार्ट्स में से पहला पार्ट अपना खत्म हो गया, दूसरा पार्ट खत्म हो गया, तीसरे पार्ट पे हैं अपन। करेक्ट। यस। This is HD view. Correct. Now charted. So we have understood, now we have understood method of selection of accounting. We have understood one more thing. What? Sir, method of selection of accounting we have understood. We have understood transaction cost. We have understood entities intention कि cash flows कैसे collect होंगे, उस basis पे method of selection of accounting होगा। तो अब ये पूरा जो मेरा थर्ड पार्ट यहां पे ओवर हो गया। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। करेक्ट। नाउ चार्टेड। एक टेबल बनाएंगे, समरी ऑफ ऑल 5 पॉइंट्स जो हमने इस थर्ड पार्ट में पढ़ा। समरी ऑफ ऑल summary of everything for method of accounting. Now particulars
amortized cost method, FBOCI or FBOCI NR or FBTPL. Correct? Yes, sir. Now, initial रिकॉग्निशन अगर हो रहा है, ठीक है, रिकॉग्निशन, तो फेयर वैल्यू अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में याद रखना फाइनेंशियल एसेट के केस में क्या होने वाला है, ध्यान से देखना, ध्यान से। इनिशियल रिकॉग्निशन अगर हो रहा है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप रिकॉर्ड करोगे एसेट को या लायबिलिटी को फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। करेक्ट? यहां भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस मेथड में भी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जहां पे ट्रेड करने की इंटेंशन है वहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करोगे, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी बेटा उसको आप पीओरएल में भेज दोगे, पर बाकी तीनों जगहों पे रिकॉर्ड होगा। करेक्ट? Correct? Now, that is day 1. Point 1 is over. Now, कोई इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला, क्या हो जाएगा? आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, इन पीओरएल में उसको अकाउंट फॉर करोगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट? नाउ चार्टर्ड, यहां भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इन पीओरएल, यहां भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से ठीक है। यहां पे डिविडेंड भी आ सकता है क्योंकि एनआर है इन पीओरएल, और ये तो पूरा पीओरएल। करेक्ट? नाउ नाउ फेयर वैल्यू चेंजेस, चूंकि कॉस्ट मेजरमेंट है तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में कोई इंपैक्ट नहीं, कुछ होगा ही नहीं। जो भी फेयर वैल्यू का चेंज होगा वो ओसीआई एआर, ओसीआई एनआर और पीओरएल। करेक्ट? सर कोई प्रॉफिट हुआ सेल पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट, लाइबिलिटी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो कहाँ जाएगा? बेचा पीओरएल, पीओरएल एंड बैलेंस ओसीआई जो आर था वो ट्रांसफर हो जाएगा, इज ट्रांसफर्ड टू पीओरएल। ठीक है? यहां भी अगर बेचा तो प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा पीओरएल पे, लेकिन कुछ जो बैलेंस है आपका ओसीआई एनआर में, ओसीआई एनआर इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। करेक्ट? और ये पीओरएल पे पूरा। ओके, तो सर आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्लॉज भी इंक्लूड कर दी। आई होप दिस समरी विल हेल्प यू in revision, and this definitely help you for sure. Correct?
करेक्ट। तो यहाँ फेयर वैल्यू एंड टीसी इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नाउ सो मैंने फिफ्थ वाले में आपको क्या बोला था? नाउ हमें पढ़ना क्या क्या था? सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग में मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, करेक्ट। नाउ टू सिलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी हमें ये 5 करने थे और उसके बाद मुझे आपको एक समरी बनवानी थी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पॉलिसी, है ना। तो ये समरी अपन ने यहां बना ली है। अब अपने को एक डिसीजन लेना है। तीसरा था इसमें डिसीजन, राइट। तो डिसीजन देख लेते हैं अब। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर अपन इसको नंबरिंग कर देते हैं प्रॉपर। दिस इज 1 2 टू सिलेक्ट, मतलब ए, ये बी और ये सी, करेक्ट। तो ये ए चालू हुआ था यहाँ पे, है ना। और ये फिफ्थ में ये हो गया था। इसके बाद ये आ गया अपना बी। नाउ कम्स सी, करेक्ट। डिसीजन, सो डिसीजन में दे रहा हूं कि फाइनेंशियल असेट के लिए क्या क्या करेंगे, अपने को क्या क्या करना है फाइनेंशियल असेट के लिए। अगेन 3 क्लासिफिकेशन करेंगे अपन। नाउ ट्रेड रिसीवेबल, लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट्स। इफ इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर, इफ हेल्ड टिल मेच्योरिटी डेट, मतलब इसको आप मेच्योरिटी डेट तक हेल्ड करके रखे हो। बेसिकली इंटेंशन क्या होगी, जब तक मेच्योरिटी आएगी तब तक आप होल्ड कर रहे हो, मतलब पूरे टाइम होल्ड कर रहे हो। हाँ, तो व्हाट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग? एसीएम, करेक्ट। यहां आया इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, इफ होल्ड और ट्रेड, एफ बी ओ सी आई आर, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, एफ बी ओ सी आई एन आर, और एफ बी टी पी एल, इफ एफ बी ओ सी आई एन आर नॉट ऑप्टेड। ये सारा का सारा जिस्ट आपकी तैयार हो गई फॉर फाइनेंशियल असेट। ये डिसीजन है हमारा, है ना। क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ अब क्वेश्चंस पे जाएंगे। हमने पूरी थ्योरी खत्म कर ली है इस इंडेस की 109 की, और बीच बीच में हम डिस्क्लोजर 107 के पढ़ते जाएंगे।
करेक्ट. नाउ चार्टेड. फॉर फाइनेंशियल असेट था ये, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड फॉर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, याद रखना इफ द केस इज ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑलवेज यूज अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड. फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ना हमें एसपीपीआई टेस्ट देखना है ना बिजनेस मॉडल चेक करना है. फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, नेचर से ही समझ में आ जाएगा. फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंडिया 32 में हमने डीपली पढ़ा है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड. अच्छा, मतलब चार्टर्ड entire drama is for financial asset only. Yes, but chartered, listen to me. फाइनेंशियल लायबिलिटी की कुछ एक्सेप्शंस है. फाइनेंशियल लायबिलिटीज में याद रखना एक और चीज, फॉर तीसरा फॉर फाइनेंशियल गारंटी का केस हुआ, ये भी लाइबिलिटी है. फाइनेंशियल लाइबिलिटी जनरली सारी, कल भी मैंने बोला था इफ यू रिमेंबर कि जनरली सारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पे एसीएम मेथड लगेगा, वहां ये ड्रामा नहीं है. बट दो एक्सेप्शन है, फाइनेंशियल गारंटी और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. इसमें हमें यूज करना है एफबीटीपीएल. कौन सा मेथड? एफबीटीपीएल for derivative. एल्स हर जगह पे लाइबिलिटी के केस में एसीएम. डन. ये अंडरस्टूड. वी हैव डन टिल नाउ एंटायर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की कब क्या करना है, कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगानी है. करेक्ट. नाउ यहां तक में कोई डाउट्स? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? नो. चलो, तो ये हुआ मेरा थर्ड पार्ट यहां पे खत्म. अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं. सर लग ही नहीं रहा एफआर की बैच है, इंडेक्स के क्वेश्चंस ही नहीं करने पे आ रहे हैं. राइट. नाउ हमने क्या चालू किया था 109 में, एक बार वापस से क्विकली रिकैप कर ली. ये तो 32 की समरी मैंने लिखी हुई थी ऊपर. 109 में सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग में मीजरमेंट प्रिंसिपल. क्या देखना था यहाँ पे? मीजरमेंट प्रिंसिपल्स. करेक्ट. साथ ही साथ क्या देखना था? बोले सर साथ ही साथ हमें देखना था ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सेकंड, वो भी हमने देख लिया था. यस नो? हाँ सर देख लिया था. देन हमें थर्ड पार्ट में पढ़ना था सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग. सर मेजरमेंट प्रिंसिपल दो तरीके से, कॉस्ट, फेयर वैल्यू. कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं मतलब एसीएम लगेगा. एसीएम लगेगा तो हमारी कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे आएगी? सर सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट पर एनम हम उसे अनवाइंड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे या लेस करते जाएंगे एज द केस में भी. साथ ही साथ अगर चूंकि ये फाइनेंशियल असेट है तो इस पे इंपेयरमेंट भी लगेगा, है ना, और इंटरेस्ट रिसीव या पे जो भी हुआ है वो लेस करेंगे. ठीक है, ये हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी. फेयर वैल्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डे वन पे जो कॉस्ट है वो, और ईयर एंड पे हमेशा चेक करना फेयर वैल्यू, तो उसमें जो भी इंपैक्ट आया उसको हम चेंज इन फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है. सेकेंडली मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इफ मेजरमेंट प्रिंसिपल इज कॉस्ट, फेयर वैल्यू, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसीएम, एफबीटीपीएल, एफबीओसीआई, एफबीओसीआई आर, एनआर. ठीक है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है. ये कॉस्ट किससे रिलेटेड टू? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट या इशू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी. इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं. कौन कौन सी चीजें? फीस, कमीशन, लीगल फीस, ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर टैक्स, ओरिजिनेशन फीस, कमिटमेंट फीस. बट इसमें डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, फाइनेंस कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, अपफ्रंट फीस, लोन सर्विंग फीस, लोन सिंडिकेट फीस, ये सब इंक्लूड नहीं होगा. याद रखना एसीएम मेथड है तो ये ऐड हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट के केस में, और एसीएम मेथड है फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो लेस हो जाएगा. एफबीटीपीएल, एफबीओसीआईआर है तो फिर ट्रांसफर कर देंगे हम इसको कहां पे? पीओरएल पे, ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन. करेक्ट. यस नो? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ट्रांसफर कहां कर देंगे? पीओरएल पे, बट ऐड करते जाएंगे. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा था? सर उसके बाद हमने देखा था कि अगर एफबीओसीआई एनआर है तो ट्रांसफर करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू ओसीआई ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन.
ठीक है। ट्रांसफर कॉस्ट ऑन ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन इक्विटी, तो फिर ट्रांसफर करेंगे हमें से अदर इक्विटी में, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, करेक्ट। हाँ, ये क्लियर है यहां तक? नाउ इफ इंटरेस्ट इज, सॉरी, याद रखना अगर इंटरेस्ट एनुअली पेड हो रहा है, कोई डिस्काउंट प्रीमियम ऑन इशू नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो जो कूपन रेट है वही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हमें, नहीं तो फिर हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी इफेक्टिव इंटरेस्ट नेट। ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने देखा कि भैया ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बाय ट्रेडिंग या फिर एंड बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल तीन तरीके के, होल्ड एंड ट्रेड, करेक्ट। फिर हमने उसके बेसिस पे देखा कि भाई एसपीपीआई टेस्ट मीट है और इन्वेस्टमेंट बिजनेस फाइनेंशियल एसेट को हम होल्ड कर रहे हैं, तो फिर हमें एसीएम मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। बिजनेस एसपीपीआई टेस्ट मीट है और हमारा इंटेंशन है कुछ टाइम तक के लिए होल्ड करना, जैसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई, डिजायर्ड मार्केट प्राइस अचीव हुआ, हमने उसे बेच दिया, तो कहने से यहाँ पे हमारा होल्ड और एंड ट्रेड है, तो फिर इसमें हम अकाउंटिंग करेंगे एफबीओसीआई रिक्लासिफाइबल के थ्रू, करेक्ट। नाउ हमने क्या किया यहाँ पे, ट्रेड था तो कुछ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एफबीओसीआई एनआर या एफबीटीपीएल। याद रखना जब जब एफबीटीपीएल का ऑप्शन है तो वहां एफबीओसीआई एनआर भी यूज हो सकता है, बस ये याद रखना कि एफबीओसीआई एनआर एक बार ले लिया तो फिर वापस रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, करेक्ट। हाँ, और ये जितना भी ड्रामा है बिजनेस मॉडल चेक करना है, एसपीपीआई टेस्ट मीट करने वाला, ये सारा का सारा फाइनेंशियल एसेट के केस में, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में हमें आंख बंद करके एसीएम मेथड यूज करनी है, बट दो केसेस में हमें एफबीटीपीएल मेथड यूज करनी है, पहला फाइनेंशियल गारंटी, दूसरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ हम चलते हैं टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर अपन आ जाते हैं इस इंडेस का क्वेश्चन नंबर 109 का। मैंने आपको बोला था 32 के बाद 109, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं टेक्स्ट बुक के। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाइए इस पे। जस्ट अ मिनट, ये रहा। करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर 25, X Limited issues 1009% debenture of 100 each at a discount of 5% redeemable after 5 years at par. Show accounting. Oh, now मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन आपको देखते से ही समझ में आ रही है? सर क्या हुआ है, 1000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 9% कूपन रेट है, ठीक है। हाँ, डिस्काउंट है ऑफ 5% रिडम्पशन के टाइम पे। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए क्या बोला था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है क्या? सर हमें डायरेक्टली तो नहीं दिख रही, बट क्या यहाँ पे डिस्काउंट है ऑन रिडम्पशन? यस। तो क्या कूपन रेट और ईआईआर बराबर है? नो। वाई? अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये बराबर होते हैं, लेकिन ये यहां पे लिखा था देयर इज नो डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो इसका मतलब मुझे ईआईआर निकालना पड़ेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, चलो। नाउ सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, मॉड्यूल का नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, नथिंग एल्स, ठीक है। शो अकाउंटिंग, अब एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं, है ना। हाँ, चलो नाउ सो सिंस ऐसा लिख दे रहा हूं मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, लुकिंग एट कैश फ्लोज वी कैन कंक्लूड that redemption at premium, therefore coupon rate is not equal to transaction cost.
सॉरी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको IRR भी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट है ना, मार्केट रेट भी, बट EIR अपन यूज करेंगे। सो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसने जिसने ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, किसने इशू किया है? एक्स लिमिटेड ने, एक्स लिमिटेड ने इसे इशू किया है, एक्स लिमिटेड ने इसे इशू किया है, मतलब एक्स लिमिटेड इज इशूअर, राइट? और होल्डर कौन है? नाम दिया ही नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग देखेंगे। नाउ फ्रॉम issuers POV X Limited, करेक्ट। स्टेप नंबर 1, कैश फ्लोज क्या होने वाले हैं जरा देखते हैं। चार्टर्ड कैश फ्लो के लिए एक तो होगा हमारा ईयर 0, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए ना, ठीक है। ईयर 0, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। एम आई क्लियर? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे एक बात बताओ, 1000 इंटू 100 मतलब 1 लाख के डिवेंचर्स है? यस नो? पक्का? क्या यही दिया है क्वेश्चन में? देखो, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं मिस इंटरप्रेट कर गया, एक सेकेंड ना। डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट पार। रिडम्पशन तो एट पार है, रिडम्पशन एट पार, बट इशूड ऑन डिस्काउंट। सर डिस्काउंट पे इशू है तो भी कूपन रेट इज नॉट इक्वल टू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। देखो, पहली कंडीशन थी देयर शुड बी नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरी कंडीशन थी इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, और तीसरी कंडीशन थी देयर इज नो डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इशू एंड डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओह, तब हम इन दोनों को बराबर मानेंगे, और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बट यहाँ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, ठीक है, इंटरेस्ट तो पे हो गई एनुअली, हाँ ठीक है, लेकिन डिस्काउंट था इशू पर। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में पड़ गया, सो सॉरी, है ना। बट अगेन, नाउ 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 मुझे बताओ, 1 लाख का डिबेंचर है, 5% पे डिस्काउंट पे इशू हुआ, मतलब कितने पे इशू होगा एक्चुअल में? कंपनी के पास, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उसके पास डे 1 पे कितने आए? 1 लाख के डिबेंचर तो आपको रिडम्पशन पे देने हैं, बट आज 5% डिस्काउंट, मतलब 95,000, 1 लाख लेस 5,000, मतलब आज कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? प्लस 95,000, करेक्ट? ए यस नो? करेक्ट। बट व्हाट इज द इंटरेस्ट? हर साल कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? सर 1 लाख का 9%, मतलब दैट इज 9,000 कूपन रेट। 9,000 यहाँ पे किया होगा, सेकेंड ईयर में भी पे किया होगा, थर्ड ईयर में भी पे किया होगा, फोर्थ ईयर में भी पे किया होगा, फिफ्थ ईयर में भी पे किया होगा, एंड फिफ्थ ईयर में लास्ट में 1 लाख रुपए रीपे किए होंगे, करेक्ट? ये 9,000 कहाँ से आया? 9,000 ऐसे आया कि भैया 1,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई ₹100 इंटू 9%, करेक्ट? 9% क्या थी भैया? कूपन रेट। पहले क्वेश्चन में बहुत बेसिक जाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन से अपन ICI प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, बट स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है बेटा? यस, स्टेप नंबर 1 क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस नो? ओके, नाउ स्टेप 2, क्या मेरी कूपन रेट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बराबर है? नहीं। सर व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे बताओ, आज 9% पे इश्यू किया है, 5 साल 9% ही रहेगा क्या? नहीं सर, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होगा। यस, तो वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट
इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यहां एफएम लगेगा थोड़ा सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करेक्ट। नाउ इसके बारे में लिख देते हैं, इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows. Oh yes sir, we got it. जो मैं आउटफ्लो करने वाला हूं, मैं मतलब एक्स लिमिटेड 9009, ये जितनी भी इन सब की जो प्रेजेंट वैल्यू रेट है वो इसके बराबर हो। ओके कैसे निकालेंगे? तो क्या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं? And in FM, financial management, it is called IRR, but in Indies it is called EIR. Am I clear? Okay sir. Now chartered, listen to me. ये तो मैंने explanation दे दिया। करेक्ट। तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज, करेक्ट। हाँ सर। नाउ सर मेरे को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता है क्या? नहीं। तो हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? वी विल यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, बट उससे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैश इनफ्लो कितना है? 95,000। कैश आउटफ्लो कितना है? 9,000 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर 5 years इंटू एक्स परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज पता नहीं है ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, यस, प्लस 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई, एक सेकेंड जगह थोड़ा सा कम पड़ी, हाँ, इंटू 5 years एक्स परसेंटेज। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 लाख के लिए और 9,000 के लिए एन्युटी फैक्टर। वी विल यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। जनरली इंस्टीट्यूट आपको डिस्काउंटिंग रेट्स गिवन रखेगा तो आपको वही यूज करनी है एग्जाम में, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, 3 डिजिट तक ले लेना, 3 या 4 डिजिट तक, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट 4 डिजिट में आ जाता है, 3 डिजिट में भी अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आंसर, करेक्ट। नाउ सपोज 9% कूपन रेट है, मैं 10% लेके देखता हूं, जरा 10% से कैलकुलेट करना बेटा। लेट एक्स इक्वल्स टू 10%, बताओ क्या हो रहा है? तो ये हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 years 10% प्लस 1 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 years फॉर 10%। निकालो इसको, 9,000 इंटू ये कितना आएगा बेटा? अरे जवाब दो, तो मेरे पास कैलकुलेटर थोड़ी कल से लाऊंगा मैं। 3.7908, ठीक है, ठीक है, प्लस 1 लाख इंटू 0.6209 इक्वल्स टू 34,117 प्लस 62090 इज इक्वल टू 96,207। मुझे क्या चाहिए था? 95,000। मेरे पास आया कितना? 96,207 10% से, करेक्ट। मैं एक काम करूं, हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ाऊं, सर बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा? मुझे कम करनी पड़ेगी ना, 95,000 तक जाना है तो थोड़ा कम करना है, तो कूपन रेट बढ़ाना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। लेट एक्स इक्वल्स टू 11%, ट्राई इट। 11% से निकाल के बताओ, ट्रायल एंड एरर मेथड से 11% से निकाल के बताओ। तो इट विल बी 9,000
multiply present value annuity factor 5% for 11%, 5 years for 11%, 1 lakh into discounting factor for 5 years into 11%. Correct? Now charted. 9,000 into discounting factor कितना आ रहा है 3.6959. ये आप चेक करते चलना भाई, मैं आपके भरोसे हूं. प्लस 1 लाख मल्टीप्लाई 0.5935. नाउ 92,613. ओके, सो मुझे चाहिए था 95,000. 10% से इट इज 96,207. 11% से 92,613. सो कैन आई से मैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर सकता हूं यहां पे. हाँ, अरे सर ये तो एफएम है, मैंने वही तो बोला था, एफएम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए. सो नाउ अप्लाइंग इंटरपोलेशन मेथड. क्या फॉर्मूला होता है सर? लोअर रेट प्लस हायर वैल्यू माइनस डिजायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इनटू डिफरेंस इन परसेंटेज. सो मेरी लोअर रेट कितनी है 10%. हाँ सर, यह आ जाएगा 96,207. ठीक है, माइनस 95,000 डिवाइड बाई 96,207 माइनस 92,613 मल्टीप्लाई 11 माइनस 10 परसेंटेज. करेक्ट? सो इट विल बी 10% प्लस 1207 डिवाइड बाई 3594. ये तुम सही कर रहे हो ना? हाँ. नाउ चार्टर्ड लिसन टू मी. 10.3358. This is your effective interest rate percentage. Okay. क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर. Now we will do what? Step number 3. Amortization table. 5 साल के लिए. तो मुझे एक बात बताओ, ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना, फेयर वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा 95,000 पे. नाउ इंटरेस्ट एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस. वन 2 3 4 5 95,000 इंटरेस्ट रेट से निकालो 10.3358% से 9819. ओके, और 9,000 आपने रीपे कर दिया. क्लोजिंग कितना बचा है 95,819. करेक्ट? 95,819. इसका 10.3358% इज 9904. अगेन 9,000 लेस करो, इसे करते रहो. आई विल बी बैक इन अ मिनट. करो और मुझे बताओ. ये कितना आया 96,723. ओके, 96,723. फिर ये कितना आया 999,7. अगेन 9,000 का रिपेमेंट. फिर आएगा 97720 97720 10100. 9,000 अगेन रिपे होगा तो ये आ गया 98820. चार्टर्ड लास्ट ईयर में रुक जाने का है ना. और ये 9,000 तो जा ही रहा है. ठीक है, और ये आप रीपे करोगे क्लोजिंग बैलेंस में, ये भी आपका 1 लाख बचना चाहिए. तो ये जो आएगा हमेशा आपका इट विल बी बैलेंसिंग फिगर. कितना आ रहा है 10180. करेक्ट?
अगर आप इसको देखोगे इंटरेस्ट इफेक्टिवली कितना आ रहा है, इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, ये आ जाएगा 45,000, ये 50,000। ओ, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप कितना पेमेंट कर रहे हो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पेमेंट कर रहे हो, ये तो कूपन रेट के हिसाब से 45,000 जो आप एएस में करते थे, इंटरेस्ट आप कितना दिखा रहे थे 45,000, बट टेक्निकली आपका इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए 50,000। ओ व्हाई, बिकॉज ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, और ये लूप होल था। कैन यू इमेजिन दिस, विदाउट दिस स्टैंडर्ड, मैंने डे वन पे बोला था कितना लूप होल्स था अकाउंटिंग में। हाँ, 5,000 से इंटरेस्ट कम रिकॉर्ड कर रहे थे हम। ओके, नाउ हाउ वी विल पास द एंट्रीज, तो स्टेप नंबर 4, जर्नल। जर्नल ईयर 0, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2, फाइनेंशियल लायबिलिटी, हाँ सर फाइनेंशियल लायबिलिटी क्योंकि रीपेमेंट करना है आगे जाके, ऑब्लिगेशन टू पे है 95,000, हाँ सर ओपनिंग बैलेंस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, करेक्ट। नाउ ठीक है, अब ये 5 साल में एंट्री होगी, 5 सालों में एंट्री होगी, तो क्या क्या एंट्री होने वाली ये देखने रहेगी अपने को, है ना। सबसे पहले इंटरेस्ट चार्जेस, जो रीपेमेंट, जो इंटरेस्ट चार्जेस एक्चुअल में पे करने थे वो अपन एंट्री कर लें। कंपनी विल पे द इंटरेस्ट, सो एंट्री विल बी फाइनेंस कॉस्ट ब्रैकेट में इंटरेस्ट, कहां जाएगी, पीओरएल में, राइट। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, बताओ कितनी फाइनेंस कॉस्ट हर साल की लिखी है, हाँ 9891, 9819, 9904, 9904, 999, 7, 10100, 10180, करेक्ट। डोंट डू लाइक दिस इन एग्जाम, एक एक साल की एंट्री करना, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। नाउ कूपन रेट से जो आपने ऑलरेडी पे करते जा रहे हो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक, हर साल जो आप पे ऑफ करते जा रहे हो 9,000, 9,000, ए डन। अच्छा, ईयर 5 में सेम एंट्री एक बार और होगी, सेम एंट्री, और ये 1 लाख भी रिपेमेंट हो जाएगा। डन, डन। एंट्री विल बी व्हाट, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, 5th ईयर में। क्या ये एंट्री समझ में आई, हाँ सर, सर ओ सर, हाँ बोलो सर। लेजर, लेजर मतलब मान लो ये जनरल पूछ लिया ए, इसी में उसने पूछ लिया आपसे बी, लेजर। वैसे जनरली लेजर ये पूछते नहीं है, बट मैं आपको करवा दे रहा हूँ फाइनेंशियल लायबिलिटी का, तो लेजर आप खुद से भी बना सकते हो, बहुत आसान है, एंट्री आपने पास कर ली तो आसान है, ठीक है। लायबिलिटी है चूंकि, ठीक है। ईयर 0 बाई बैंक 95,000, ठीक है। ईयर 1 के एंड पे बाई फाइनेंस कॉस्ट 9819, और ईयर 1 पे टू बैंक 9,000,
करेक्ट। और ईयर 1 के एंड पर 2 बैलेंस कैरिड डाउन 95819, खत्म ईयर 1। बट ईयर 2 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 95819 बाई फाइनेंस कॉस्ट 9904, है ना। 2 बैंक 9000, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। सर बैलेंस कैरिड डाउन कैसे पता चलेगा? लोन अमोर्टाइजेशन बनाइए ना, 96171 96723, करेक्ट। हाँ सर। फिर ईयर 2 खत्म, नाउ ईयर 3 स्टार्ट हुआ, हाँ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, बाई फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट कितना था 9997, रीपेमेंट अगेन 9000 का हुआ, 2 बैंक 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये 2 बैलेंस कैरिड डाउन कितने का आएगा 97720, अमोर्टाइजेशन टेबल 97720, खत्म। ईयर 4 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 97720 बाई फाइनेंस कॉस्ट 10100, करेक्ट। 2 बैंक 9000, 2 बैलेंस कैरी डाउन। कहने से ये बहुत इजी था लेजर बनाना, तो 98820 8820, राइट। ईयर 5 ओपनिंग बाई 98820 बाई फाइनेंस कॉस्ट 10180, लास्ट वाला, 2 बैंक 9000, और ये बैलेंस कैरिड डाउन, ये 2 बैंक, ये 1 लाख। और एक मिनट, अमोर्टाइजेशन में ये बैलेंस नहीं बचेगा, इट विल बी रीपेड ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1,09,000 पे करने वाले हो। हाँ, ये अंडरस्टूड। हाँ, ये तो इंस्टॉलमेंट है वैसे, है ना। और ये आप जो बैलेंस है, बैलेंस विल बी पेड, क्योंकि रिडम्पशन एट पार है। हाँ, बैलेंस विल बी पेड। ये 1 लाख भी पे हो गया। मुझे बताओ क्या कुछ बैलेंस बचा? नथिंग, नथिंग लेफ्ट। ओ, कैन आई से ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द अकाउंट्स हैज बीन डन। यस। नाउ चार्टर्ड, अगर उसने ये भी ये पूछ लेते हैं, एक तो ये पूछ सकते हैं जर्नल एंट्री कि 5 सालों की जर्नल एंट्री बताओ। वैसे जनरली 5 ईयर्स की नहीं पूछते, बट ठीक है। लेजर पूछ सकते हैं, जिसे आज तक नहीं पूछा। वैसे ओल्ड सिलेबस में बहुत पूछा है 2017 के पहले, क्योंकि ये सबसे पहले इंडेस थे जो एप्लीकेबल हुए थे सीए फाइनल एफआर में। आज का एडवांस अकाउंट पहले का एफआर था 2018 के पहले। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे पहले इंडेस थे 32, 109, 107। नाउ चार्टर्ड वो ये जरूर पूछ लेते हैं, सी पार्ट एक्सट्रैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सट्रैक्ट कैसे दिखेगा, ये सारी चीजें दिखेंगी कैसे? ओ हाँ, दिस इज द फैक्ट। नाउ दिस इज द पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ प्योरल, है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ प्योरल में अगेन ईयर 1 2 3 4 5, तो मैं लिखूं क्यों, इसी को उठा लेता हूं। मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ करा दिया है, जो जो पॉसिबिलिटीज होती है पूछने के लिए, ताकि आपका प्रॉपर एक वो हो जाए कि यार क्या क्या करना है, और मजा आएगा इस चैप्टर, मतलब मजा आ जाएगा। सबसे पहला पार्ट होता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्योरल में, प्योरल, है ना। प्योरल के अंदर आएंगे फाइनेंस कॉस्ट, वही 9819 वाली,
हाँ करेक्ट। नाउ चार्टर्ड। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगेन सबसे पहले असेट साइड तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी साइड की बात होगी। सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करेक्ट। फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना दिख रहा है 95819 दिख रहा था ये 95819। हाँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, एक सेकेंड इन तीनों को मैं उठा लेता हूं। ठीक है, सेकेंड ईयर में दिखेगा 9 और थर्ड ईयर में दिखेगा ये। अब फोर्थ ईयर में गलती हो जाएगी, पूछो क्यों। क्योंकि आप फोर्थ ईयर में क्या क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे 98820। बट चार्टर्ड शेड्यूल 3 क्या बोलता है 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई रीपेमेंट होने वाला है तो उसे हम करंट क्लासिफाई करेंगे। ओ या तो सर इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी के अंदर अगेन फाइनेंशियल लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यहां कुछ नहीं। करेक्ट। और ये आ जाएगा 98820 एंड नथिंग। करेक्ट। सो दिस वाज द एंटायर क्वेश्चन ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इतना ज्यादा पूछते नहीं है बट चूंकि ये बेसिक क्वेश्चन था तो मैंने कराया। और ये सिर्फ मैंने अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कराया, इशूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कल अपन एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों से करेंगे, इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू एंड होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में दोनों आ जाते हैं, वो किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा लेकिन अपने को आंसर तो आना चाहिए। अब मुझे बताओ इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन क्या था, फाइनेंशियल लायबिलिटी थी। हाँ तो सोचो जिसको इशू करे थे मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट किया था डिबेंचर में वो क्या हो जाएगा होल्डर। होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट होगा। ओके तो फिर उसके पूरा अकाउंटिंग क्या होगी वो अपन कल देखेंगे। तो कल अपन क्वेश्चन 26 से चालू करेंगे। एंड दोस्तों अब हमारा टारगेट जो रहेगा ये क्वेश्चन 26 करना है एक अपने को, 26 देन 27 करना है। वैसे 27 अपन ने बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कर लिया था बट यहां भी कर लेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विथ फाइनेंशियल असेट्स। जितना भी हमें पढ़ना है फाइनेंशियल असेट में वो हम चालू कर देंगे कल से। सो फोर्थ पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।